नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम प्रजामंडल आंदोलनों की, प्रजामंडल संगठनों की चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की या राजपूताना की जितनी भी रियासतें हैं उनमें गठित होने वाले जो आपके प्रजामंडल है, प्रजामंडल संगठन है, प्रजामंडल आंदोलन है, उनसे जुड़े हुए अन्य राजनीतिक संगठन है, उनसे जुड़े हुए कोई आपके व्यक्तित्व हैं, उन्हें सभी के बारे में हमने बड़ी गहनता से अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करने का हमने प्रयास किया है। हमने जब इसे प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ा है तो हमारा दृष्टिकोण ये रहा है कि हम चाहे वनडे एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र हो या फिर आरएस मेंस का जो प्रश्न पत्र हो, कैसा भी सवाल आए, अवधारणात्मक सवाल आए और कॉन्सेप्ट आधारित कोई सवाल आए तो हमें वो अच्छी तरीके से हम उसको कर पाए। वन लाइनर की तरह हमने नहीं पढ़ा है, हमने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरीके से एक प्रकार से तार्किक दृष्टिकोण से, चिंतनशील दृष्टिकोण से हम सारी चीजों को देखें, सारी चीजों को समझें। इसलिए हमें समय भी लगा इसमें प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ने में। एक जब विद्यार्थी हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, संगठन पढ़ते हैं, तो हमसे एक गलती हो जाती है, हम एक क्षेत्र को भूल जाते हैं, वो है अजमेर मेरवाड़ा। क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा किसी प्रकार के प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि जब रियासतों के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग चल रही थी तो उस मांग के अंदर हमें एक बात ये समझ में आ रही थी कि कई बार जब रियासतें अपनी रियासतों से जुड़े हुए शासक अपनी रियासतों के अंदर जब राजनीतिक संगठनों को पनपने नहीं देते थे, किसी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं को निकलने नहीं देते थे, प्रकाशित होने नहीं देते थे, तब ये सारे काम जिस स्थान पर होते थे वो था विद्यार्थियों आपके अजमेर। क्योंकि अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था, ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो यहाँ एक राजनीतिक गतिविधि करने का मौका मिल जाता था। वे राजनीतिक गतिविधियां जो आपके रियासतों के विरुद्ध होती थी वो आसानी से यहाँ पनप सकती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारे जन नेता है, उन्होंने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, अपनी प्रशिक्षण स्थली बनाया, अपनी प्रेरणा स्थली बनाया। और राजस्थान के कई सारे समाचार पत्र जिनका प्रकाशन अजमेर से होता था और उनमें रियासतों के विरुद्ध कई सारी बातें लिखी जाती थी, कई सारे लेख प्रकाशित होते थे। तो हमें अजमेर भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ नजर आता है राजनीतिक उठापट्टा के तौर से, राजनीतिक घटनाक्रम के तौर से। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे जब, तो अजमेर वह स्थान था जो केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ पर भी हमें जो राजनीतिक गतिविधि दिखाई देती है उन राजनीतिक गतिविधियों का कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व बना रहता है। तो हम उस चीज को देखेंगे और हम देखेंगे कि अजमेर किस तरह से आपके राजनीतिक जन जागृति के रूप में उभर कर आया है और कौन कौन सी घटनाएं हुई, किन किन व्यक्तित्वों ने इसमें योगदान दिया है। इस सारी बातों को पढ़ने से पहले कुछ छोटा सा आपको थोड़ा समय लगेगा आपको, हम इसकी ऐतिहासिकता देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो अजमेर है ये चौहानों से किस प्रकार से अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। हम सब जानते हैं कि 1113 वही तारीख है जब अजयराज जी ने आपके अजमेर की स्थापना की, उसे चौहानों की अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार से 1113 अर्थात 12वीं शताब्दी में जो अजमेर है वो चौहानों की शक्ति का प्रतीक था, चौहानों का केंद्र बिंदु था आपके। लेकिन 1191 और 1192 में हम सब जानते हैं कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है मोहम्मद गोरी से और इस एक प्रकार से 1992 के बाद में जो अजमेर है वो विदेशी सत्ता के नियंत्रण में चला जाता है। जब भारतवर्ष में मुगल काल का दौर चल रहा होता है तो अजमेर मुगलों का एक सूबा था, अर्थात एक प्रांत था, एक राज्य था। एक आप इतिहास की बहुत बड़ी घटना आप देखते हो कि 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक के राजदूत के रूप में भारत आए थे, उनकी मुलाकात जहांगीर की जहां होती है वो अजमेर था। और इस प्रकार अजमेर लंबे समय तक आपके मुगलों का अधीन रहा। जब मुगलों का प्रभाव शुरू हुआ और उस समय हम देखते हैं कि विशेष तौर से 1717 के बाद जब आपके औरंगजेब की आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मुगलों का प्रभाव चलता है और एक प्रकार से मराठा शक्ति का उत्थान होता है। तब आपके माधोजी सिंधिया जिन्होंने 1761 के अंतर्गत अजमेर को जीत लिया था, ये थोड़ा सा आप नाम याद रखें। मराठा सरदार थे माधोजी सिंधिया और माधोजी सिंधिया ने क्या किया विद्यार्थियों, आपके 1761 के अंतर्गत अजमेर को विजित कर लिया था। एक विद्यार्थियों मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया, जिन्होंने 1818 से ये जो अजमेर है वो ब्रिटिशों को दे दिया था, एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 1818 में दौलत राव सिंधिया इन्होंने जो ये अजमेर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता को सुपुर्द कर दिया और 1818 के बाद में आजादी तक अजमेर पर जिस शक्ति का नियंत्रण रहता है वो विद्यार्थी आपके ब्रिटिश शक्ति है। क्योंकि ब्रिटिशों को यह माना था कि राजपूताना पर अगर हमें नियंत्रण रखना है तो हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से राजपूताना के ऊपर आसानी से सरलता से अगर हम नियंत्रण कर सकते हैं तो वो स्थान और कोई नहीं बन सकता, अजमेर बन सकता है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि 1832 के अंतर्गत राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया जाता है
और राजपूताना रेजिडेंसी के मुखिया के तौर पर राजस्थान में एक पोस्ट क्रिएट की जाती है, एक पद बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसी एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय स्थापित किया जाता है वह था आपके अजमेर। और इस एजेंट टू गवर्नर जनरल की मुख्यालय की सुरक्षा करने के लिए, ब्रिटिश शक्ति की सुरक्षा करने के लिए जो राजपूताना के संदर्भ में जो शस्त्रागार स्थापित किया जाता है वो भी आपके अजमेर में किया जाता है। तो जो आपके ब्रिटिशों ने, जैसे भारत के संदर्भ में दिल्ली की स्थिति है, वैसी राजपूताना के संदर्भ में किसकी स्थिति बन गई आपके अजमेर की। यहीं पर ही आपके राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया। राजपूताना रेजिडेंसी आपके यही बनी 1832 में, और यहीं पर जो पोस्ट क्रिएट की गई थी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका मुख्यालय अजमेर। हालांकि बाद में एक मुख्यालय आपके माउंट आबू में भी रख दिया गया था, उसके बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन सामान्य रूप से हमने यहाँ देखा है किस प्रकार से आपके अजमेर चौहानों से होता हुआ आपके ब्रिटिश सत्ता के अधीन आपके आ जाता है। 1857 के बाद में जब राष्ट्रीय स्तर का जो हम संग्राम शुरू हो जाता है, और विशेष तौर से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जब राष्ट्रीय संघर्ष अपने चरम पर हमें दिखाई देता है महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के इर्द गिर्द और क्रांतिकारी घटनाओं के इर्द गिर्द, तो हम देखते हैं कि राजपूताना में अजमेर भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उठापट्टा का केंद्र बिंदु बन जाता है। ये क्रांतिकारियों या फिर जन नेता जो आपकी रियासतों में काम कर रहे थे, उनके लिए हमने पहली बात की थी, एक प्रकार से कर्मस्थली बन गया, एक प्रकार से प्रशिक्षण स्थली बन गया। कई सारे ऐसे जन नेता है हमारे रियासतों से जुड़े हुए जिन्होंने अजमेर को अपने कर्मस्थली रूप में चयनित किया। जैसे आपने नाम सुना होगा अर्जुन लाल शेट्टी का, जिन्होंने जयपुर के अंतर्गत कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो जो अर्जुन लाल शेट्टी है, उनका भी जो अंतिम समय है वो कर्मस्थली रूप में जो क्षेत्र बड़ा था विद्यार्थी, वो अजमेर था। इसी प्रकार विद्यार्थियों आप देखते हो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, और ब्रिटिश सत्ता का निरंतर विरोध कर रहे थे, और जब राजपूताना में आए तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के सहयोगी बने, और उन्होंने भी अजमेर और ब्यावर के आसपास क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो दूसरे व्यक्तित्व है जिन्होंने अजमेर को अपने कर्मस्थल रूप में चुना, वो थे भूप सिंह। हालांकि भूप सिंह बाद में 1916 के बाद मेवाड़ की ओर आपके प्रस्थान कर जाते हैं, फिर आपके किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं, बाद में गांधीवादी आपके संगठनों से जुड़ जाते हैं। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, भूप सिंह जी की बात करेंगे तब। इसके अलावा विद्यार्थी जयनारायण व्यास जब आपके मारवाड़ से निष्कासित थे, तो उन्होंने अजमेर और ब्यावर के आसपास को अपनी कर्मस्थली बनाया, और जयनारायण व्यास ने कुछ समय के लिए ब्यावर से तरुण राजस्थान का प्रकाशन भी किया था। तो अगला जो हमारे सामने नाम आएगा वह है विद्यार्थी जयनारायण व्यास। इसके बाद विद्यार्थियों मेवाड़ प्रजामंडल के महत्वपूर्ण कड़ी माणिकलाल वर्मा, इन्होंने भी अजमेर को कुछ समय के लिए अपनी कर्मस्थली बनाया। जब इनको निष्कासित कर दिया गया था अजमेर में, ये मेवाड़ से, तो उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का एक प्रकार से अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है, उस मेवाड़ प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय है, वह अस्थायी कार्यालय और कहीं नहीं विद्यार्थियों आपके अजमेर में ही स्थापित हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं आपके चीजें घटित हो रही है, और कैसे आपके अर्जुन लाल शेट्टी, जयनारायण व्यास, भूप सिंह और आपके माणिकलाल वर्मा जैसे व्यक्तित्व ने अजमेर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बिंदु चुना था। हालांकि कई सारे नाम है, लेकिन हम यहाँ पर वही नाम ले रहे हैं जो प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारे यहाँ इस चैप्टर में आपके जुड़ जाएंगे। और भी जब हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय और हम अजमेर की बात कर लेंगे, कौन कौन से व्यक्तित्व ने कैसे आपके अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया है। लेकिन अभी इस समय आप अगर इतनी बातें भी समझ लेंगे तो चीजें आपको आसानी समझ में आ जाएगी। एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि अजमेर भी हमारे राजपूताना की जो राजनीतिक गतिविधि है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर आपके सामने आया था। कई सारे राजपूताना के समाचार पत्र हैं विद्यार्थी, ऐसे कई हमें समाचार पत्र देखने को मिले हैं जिनका प्रकाशन विद्यार्थियों आपके अजमेर से होता था। और इन समाचार पत्रों में ब्रिटिशों से ज्यादा रियासती जो सत्ता है उसकी आलोचना की जाती थी। जैसे देश हितैषी समाचार पत्र था, मौलवी मुराद अली का राजपूताना गजट या राजपूताना गजेटेड समाचार पत्र था। ये आपके राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र हनुमान सिंह जी का। इसके बाद में राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मणदास जी का। इसके अलावा जो नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, इसके बाद में आपके राजस्थान केसरी है, नवज्योति है, मुंशी समरदान जी का आपके राजस्थान समाचार जो पत्र है, इन सब का प्रकाशन हमें जहां से दिखाई देता है वो स्थान आपके अजमेर है। ये सारे सर जो आपके समाचार पत्र आप सुने, जैसे देश हित समाचार पत्र सुन लिया, राजपूताना गजट सुन लिया, राजपूताना गजेटे सुन लिया, राजस्थान समाचार देख लिया, नवज्योति देख लिया, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी और राजस्थान टाइम्स, इन सारे समाचार पत्रों में रियासती जो शासन है उसकी आलोचना की गई थी, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, और इनका संबंध अलग अलग रियासतों से था। जैसे
अगर आप देखेंगे राजस्थान केसरी का, नवीन राजस्थान का, तरुण राजस्थान का, इनका संबंध अधिकतर हमें किसान आंदोलन से हमें नजर आता है। लेकिन किसान आंदोलन रियासतों के संदर्भ में हुए हैं, लेकिन इसका प्रकाशन विद्यार्थियों के अजमेर से हुआ है। क्योंकि जो रियासती सरकार होती थी, रियासती प्रशासन होता था, वो इन समाचार पत्रों को अपने रियासतों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में प्रकाशित नहीं होने देते थे, उनको रोक लगा देते थे, उनको अवैध घोषित कर देते थे, उन पर प्रतिबंध लगा देते थे। इसलिए इनको एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी, और वो सुरक्षित स्थान विद्यार्थी जो मिला है वो अजमेर था। अब अजमेर के आसपास का क्षेत्र देखेंगे, जैसे ब्यावर, तो ब्यावर से आगे बाण भी आपके प्रकाशित हुआ है। ऋषित मेहता का समाचार पत्र राजस्थान में प्रकाशित हुआ है, और कुछ समय बाद में तो तरुण राजस्थान है, उसका प्रकाशन भी विद्यार्थी आपके ब्यावर से ही हुआ है। तो अजमेर और ब्यावर का जो आसपास का क्षेत्र है, निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना है, राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला आपका क्षेत्र बना है। इसलिए हम देखते हैं कि जो अजमेर है, उस अजमेर की एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका है राजस्थान के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक अधिकारों को मांग को लेकर। इसलिए अजमेर को पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि हम सारी बातें अलग अलग स्तरों पर जब हम पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम समाचार पत्र वहां रटते हैं कि किसका कहाँ आपके प्रकाशन हुआ। तो व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो अलग अलग व्यक्तित्व गतिविधियां पढ़ते हैं, जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रजामंडल पढ़ते हैं। लेकिन उन सब में जो एक बात कॉमन हमें नजर आती है, जो अजमेर है, उस अजमेर को हम कहीं ना कहीं आपके छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें इस प्रकार से संबंधित करके रखना है, ताकि चीजें और हमारे लिए आसान हो जाए, चीजें हमारे लिए सरल हो जाए। इसके बाद में अगर मैं राजनीतिक गतिविधि की बात करूं कि अजमेर में कैसे आपकी राजनीतिक गतिविधि आपके आगे बढ़ी है, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा संगठन था विद्यार्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपके 1885 में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता के विरोध का प्रतीक था, एक ऐसा संगठन जिसने सम्मिलित होकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गूंज है वो हमें अजमेर मेरवाड़ा में सुनाई देती है। 1887 वे वर्ष था जब अजमेर के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की गई थी। तारीख याद रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपकी ये। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी एक शाखा अजमेर में स्थापित की गई थी। हरविलास शारदा उसमें थे, रामगोपाल कायस्थ उसमें थे, फतेहचंद खूबिया उसमें थे। तीन नाम आप जरूर याद रखेंगे, एक तो हरविलास शारदा, फतेहचंद खूबिया और एक आपके रामगोपाल कायस्थ। इन तीनों ने मिलकर विद्यार्थियों जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी एक अस्थायी कार्यालय, एक महाराष्ट्र शाखा अजमेर में स्थापित की। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड्स थी, जो मांग थी, जो उद्देश्य थे, उन डिमांड्स, उन मांग को, उन उद्देश्य को राजस्थान के संदर्भ में लागू करने का इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अजमेर शाखा ने किया। तो नाम आपको याद रखना है, हरविलास शारदा जी का नाम याद रखना है, फतेहचंद खूबिया जी का नाम आपको याद रखना है, रामगोपाल कायस्थ जी का नाम याद रखना है। एक एग्जाम के अंदर शायद ये सवाल पूछा गया है कि किन किन व्यक्तित्व का योगदान रहा था, और ये आप देख लेना इसको, ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, महत्वपूर्ण बात या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पर नजर आ जाता है। एक विद्यार्थियों 1887 के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, और इस 1888 में होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर से भी कुछ व्यक्तित्व गए, जैसे विद्यार्थी गोपीलाल माथुर, कृष्णलाल और हरविलास शारदा। फिर से हमें तीन नाम याद रखने हैं, एक तो आपके गोपीलाल माथुर, इनके साथ में आपके कृष्णलाल, और एक नाम तो अभी आपने सुन ही लिया है, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा वैसे तो आपके इतिहास में बड़े आपके चर्चित व्यक्तित्व हैं, तो गोपीलाल माथुर, कृष्णलाल और उसके बाद में हरविलास शारदा वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अजमेर से इलाहाबाद के इस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। सुनने में बड़ी साधारण सी बात नजर आती है, लेकिन जब हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ वहां उस बात को समझा था कि एक राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में जब स्थानीय स्तर के नेता भाग लेते हैं तो उनमें एक मार्मिक संवाद होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण संवाद होता है। स्थानीय स्तर की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब एक राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में स्थानीय व्यक्तित्व आपके भाग ले। हम देखते हैं कि बिजोली किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने ऐसा ही किया था। उन्होंने बिजोली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने के लिए उस आपके बिजोली किसान आंदोलन को राजपूताना मध्य भारत से जोड़ा, और कहीं न कहीं जो अन्य संगठन है राष्ट्रीय स्तर जैसे कांग्रेस भी हो, तो वहां उनको जोड़ने का प्रयास किया ताकि किसानों की समस्याओं को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। और ऐसा ही काम यहाँ हुआ है कि अजमेर के अंदर जो घटनाएं हो रही है, अजमेर की जो समस्याएं हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि उस समय सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठन में भाग लिया जाए,
वहाँ के नेताओं के साथ किया जाए और जो वहाँ के नेता चाहते हैं उन बातों को अजमेर में लागू किया जाए, तभी हो सकता है जब स्थानीय नेतृत्व है उस अधिवेशन में क्या ले आपके भाग ले। और इसी दृष्टिकोण से गोपीलाल माथुर, कृष्णलाल और हरिलाल सारदा अजमेर के हैं और अजमेर से जुड़े हुए रहे और ये इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था, इसलिए इसको रटे नहीं, इसे फैक्ट नहीं रटे कि इन दोनों ने वहां भाग लिया है। उसके पीछे के जो मर्म है, उसके पीछे की जो बात है उसको समझे तो चीजें और आपके लिए इजी होगी, चीजें थोड़ी सी और आपके लिए आसान होगी। इसके बाद विद्यार्थियों, आप सब जानते हो कि 1915 वह वर्ष था जब पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र क्रांति करने का निर्णय लिया गया था। जब हम राष्ट्रीय स्तर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां एक बात देखेंगे, 1914 के अंतर्गत बनारस उत्तर प्रदेश में हमारे भारत के क्रांतिकारी हैं प्रमुख, उनके एक अधिवेशन होता है, उनकी बैठक होती है और डिसीजन लिया जाता है कि 21 फरवरी 1915 पूरे भारतवर्ष में एक साथ सशस्त्र क्रांति की जाएगी, जिसका उद्देश्य ये होगा भारत को आजाद करवाना और ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। और इसी अधिवेशन में तय कर लिया गया था कि जगह जगह अलग अलग नेतृत्व को जिम्मेदारी दी जाएगी और वो नेतृत्व अलग अलग जगहों पर सशस्त्र क्रांति को करेंगे। अजमेर के अंतर्गत विद्यार्थियों में देखते हैं खरवा ठाकुर राव गोपाल सिंह हो गए, भूप सिंह जी हो गए और दामोदर दास राठी, इनको एक प्रकार से जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्य रूप से गोपाल सिंह खरवा थे, उनके साथ भूप सिंह यानी विजय सिंह प्रतीक थे, उनको दी गई थी जिम्मेदारी कि आप अजमेर के अंतर्गत इस सशस्त्र क्रांति के अंदर मुख्य की भूमिका निभाएंगे। और ये सवाल पूछा गया था कि 1915 की सशस्त्र क्रांति का अजमेर में नेतृत्व किसने किया था, तो उसमें राव गोपाल सिंह और आपके भूप सिंह जी हो जाएंगे। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, उससे पहले ही क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है और जो आपके भूप सिंह है, राव गोपाल सिंह है, उनको कोटगढ़ जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक प्रकार से नजरबंद कर दिया जाता है। और इसी जेल से बाद में विजय सिंह प्रतीक फरार हो जाते हैं, भूप सिंह जी फरार हो जाते हैं और फिर वो मेवाड़ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और फिर वो बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। लेकिन उस किसान आंदोलन से पहले कहीं न कहीं उनकी अभिव्यक्ति जो है राष्ट्रीय गतिविधियों में, वो हमें यहाँ सशस्त्र क्रांति रूप में नजर आती है। तो इस प्रकार से भी एक और ये बात है विद्यार्थियों आपकी कि अजमेर सशस्त्र क्रांति के रूप में हमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता हुआ नजर आता है। 1920 के अंतर्गत अजमेर में राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन होता है। 1920 में अजमेर के अंतर्गत जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, अब राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है और इसकी अध्यक्षता विद्यार्थी जमुनालाल बजाज ने की थी। यहाँ पर कई सारे व्यक्तित्व ने भाग लिया था, जैसे जमुनालाल बजाज थे, अर्जुनलाल शेट्टी थे, केसरी सिंह बारट थे, गोपाल सिंह खरवा थे और विजय सिंह प्रतीक थे, उन्होंने यहाँ भाग लिया था। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि एक तो अजमेर में हुआ है और दूसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये 1920 का राजपूताना मध्य भारत सभा वे अधिवेशन है जहां विजय सिंह प्रतीक ने घोषणा की थी कि वही मूल रूप से भूप सिंह है। तो विजय सिंह प्रतीक ने अपने जो पहचान है भूप सिंह के रूप में सार्वजनिक करने का काम जिस स्थान पर किया था वो अजमेर है और जो संगठन है विद्यार्थी हुआ राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसका तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था और वहां पर ये सारी घटनाएं में देखने को मिली थी। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक तो पहचान सार्वजनिक हुई है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अजमेर में हुआ अधिवेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि विद्यार्थियों राष्ट्र अपने राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संगठन बना था, राजस्थान सेवा संघ, और मूलतः वर्धा बना था, लेकिन 1920 में उसको भी जहां स्थानांतरित किया गया था वो स्थान अजमेर ही था और बाद में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बना दिया गया। और आप देखते हो कि राजस्थान के कई सारे ऐसे आपके किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलन में हमें राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आती है। और हमने राजस्थान सेवा संघ पढ़ा था डिटेल से, तो उसमें हमने उन सारी बातों की चर्चा कर ली थी कि राजस्थान सेवा संघ किन किन किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर हमने बात कर ली, इसलिए इस बात को हम यहाँ पर दोहराव नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आप यह ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के लगभग हर किसान आंदोलन में हमें राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आती है। मार्च 1921 के अंतर्गत हम फिर से देखते हैं विद्यार्थियों, जब राजस्थान पॉलिटिकल कांग्रेस का एक आपके दूसरा अधिवेशन अजमेर में होता है। राजस्थान पॉलिटिकल कांग्रेस संगठन था, उसका भी एक अधिवेशन आपके मार्च 1921 में अजमेर में होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता विद्यार्थी उस समय के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता मोतीलाल नेहरू ने की। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। 1920 में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा था विद्यार्थियों, वह था असहयोग आंदोलन। और अजमेर के अंदर भी ये असहयोग आंदोलन हुआ था और अजमेर में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जो व्यक्ति थे विद्यार्थी, वो थे गौरीशंकर उपाध्याय। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें, क्योंकि असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था, इसलिए असहयोग आंदोलन जहां प्रमुख रूप से होगा वो अजमेर ही रहेगा, क्योंकि अजमेर पर ही ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण है। जिसके नेतृत्व में यहाँ हुआ था वो थे आपके गौरीशंकर। ग्वालियर के विद्यार्थियों व्यक्ति थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने साबरमती आश्रम से गांधी जी से सत्याग्रह की शिक्षा दी थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में गांधी जी ने राजस्थान के संदर्भ में सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए जिस व्यक्ति को अजमेर भेजा था वो कोई नहीं थे, वो थे हरिभाऊ उपाध्याय।
और हम देखते हैं 1926 के बाद में राजस्थान के अंतर्गत जो गांधीवादी गतिविधियां हैं, उन गांधीवादी गतिविधियों में जो व्यक्ति उभर कर सामने आ रहे हैं वो विद्यार्थी आपके हरिभाऊ उपाध्याय है। हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में अजमेर के हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। 1927 में जो हटुंडी नामक स्थान है, इस हटुंडी नामक स्थान पर उन्होंने गांधी आश्रम स्थापित किया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और स्थापना करने वाले कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। और बाद में हरिभाऊ उपाध्याय तो जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे। और अजमेर फिर जितनी भी आपकी गतिविधि होती है, ब्रिटिश विरोधी गतिविधि होती है, उनको नेतृत्व प्रदान करने वाला काम हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मूलतः राजस्थान में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मस्थली के रूप में अजमेर को चुना था। 1928 में विद्यार्थियों जो अखिल राजस्थान हिंदी कवि सम्मेलन होता है अजमेर में, अखिल राजस्थान हिंदी कवि सम्मेलन होता है। नहीं पूछेंगे मेरे साहब इसने आपकी गहराई से, लेकिन हमें याद इसलिए रखना है कि इस अखिल राजस्थान हिंदी कवि सम्मेलन जो 1928 में हुआ है, इसमें विद्यार्थियों आपके केसर सिंह बारट ने भाग लिया था। और हम ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर केसर सिंह बारट ने महात्मा गांधी जी की प्रशंसा, बड़ी मार्मिक बात कही थी। असहयोग आंदोलन की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा था, उन्होंने एक प्रकार से दोहा लिख दिया, कविता लिख दी थी कि असहयोग मंत्र फूकी ईसा सदी विषि में शिष्य में उतारे बिना भूत ये माने ना। मतलब एक प्रकार से उन्होंने जो 20वीं शताब्दी है उसमें असहयोग आंदोलन का मंत्र फूका है। और जो एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता है उसको जब तक ये भारत से निष्कासित नहीं करेंगे तब तक ये आपके मानेंगे नहीं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने एक प्रकार से रचनात्मक काव्यात्मक शैली में महात्मा गांधी जी की प्रशंसा करने का काम किया है। और जहां ये प्रशंसा की गई है वो अजमेर ही है। और अखिल राजस्थान हिंदी कवि सम्मेलन वो आपके एक प्रकार से समारोह था। 1930 में हम देखते हैं विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्तर पर एक और आपके आंदोलन छिड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सामान्य भाषा में इसको नमक सत्याग्रह बोलते हैं। और इस नमक सत्याग्रह गूंज भी हमें अजमेर में दिखाई देती है, जब अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने एक प्रकार से इस नमक सत्याग्रह को हम कह सकते हैं कि अजमेर में आपके आगे बढ़ाने का काम किया। एक विद्यार्थी शायद मैं बताना आपको भूल गया था, जब ये आपके 1887 के अंतर्गत कांग्रेस की जो ये शाखा स्थापित हुई थी अजमेर में, इसमें भी अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज एक बहुत बड़ा योगदान था। और नमक सत्याग्रह के भी एक प्रकार से चर्चा का विषय बनाना अजमेर में, उसमें भी अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान था। हम देखते हैं विद्यार्थियों इसमें विजय सिंह पत्ती की भूमिका हमें नजर आती है, रामनारायण चौधरी जी की भूमिका नजर आती है, अर्जुन लाल शेट्टी जी की भूमिका नजर आती है, गोकुलाल असावाद जी की हमें भूमिका नजर आती है। और बाद में इन सबको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब आपके गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी और समय के आपके जो गवर्नर जनरल वाइसराय थे इरविन जी, उनके बीच में जब समझौता होता है, उस समझौते के सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाता है। तो राजस्थान के सारे नेता जो इस आंदोलन के अंदर गिरफ्तार हुए थे उनको भी रिहा कर दिया जाता है। और इस आंदोलन में 2-3 नाम आप याद रखना, हरिभाऊ उपाध्याय नाम तो याद रखना ही है, विजय सिंह पत्ती भी है, रामनारायण चौधरी भी है, अर्जुन लाल शेट्टी भी है, गोकुलाल असावाज भी है। इन सब ने एक प्रकार से गिरफ्तारियां दी है इस आंदोलन के दौरान। 1931 में अजमेर के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन अजमेर के पास में पुष्कर, यह एक और महत्वपूर्ण चीज हुई है पुष्कर में, क्योंकि अजमेर के पास ही इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। आपने मारवाड़ के जब हम पर्दामंडल पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि मारवाड़ में जो आपके मारवाड़ राज्य लोक परिषद गठन हुआ था, लेकिन मारवाड़ रियासत ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आपके मारवाड़ में जोधपुर में नहीं होने दिया था। तो कुछ समय बाद 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो सम्मेलन होता है विद्यार्थी पुष्कर में होता है। और इसकी अध्यक्षता विद्यार्थी चांदकरण शारदा जी ने की थी। और इसमें मारवाड़ रियासत की जो आपके शोषणकारी नीति है, जो दुर्भावनाएं हैं, उनकी आलोचना की गई थी और उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। ये हम पुष्कर वाला सम्मेलन इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इसमें काका कालेलकर, कस्तूरबा गांधी जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व ने भाग लिया था। इसलिए भी हम इस आपके पुष्कर सम्मेलन को जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का है उसको हम याद रखते हैं। तो अब आप देखिए विद्यार्थियों, कितनी सारी बातें हमने अजमेर से जोड़ दी है, किस प्रकार से अजमेर की ऐतिहासिकता थी, किसे चौहानों से फिर आपके विदेशी सत्ता का दिन आया, उस विदेशी सत्ता में आपके मुगल काल को भी देखते हैं, फिर बाद में कुछ समय लिए मराठाओं का नियंत्रण रहा, फिर वापिस ये विदेशी सत्ता का दिन चला गया, जैसे अंग्रेजों का दिन चला गया 1818 में। फिर कैसे आपके जन नेताओं ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, प्रेरणा स्थली बनाया, कैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से हुआ, और कैसे फिर कई सारे संगठन, उन संगठनों की शाखाएं, उन संगठनों की कार्यालय अजमेर में स्थापित हुए, कैसे 1920 के असहयोग आंदोलन की गूंज अजमेर में दिखाई दी, 1930 के नमक सत्याग्रह की गूंज हमें अजमेर में दिखाई दी, और विभिन्न सारे संगठनों के जो अधिवेशन हमें अजमेर में होते नजर आते हैं, जहां पर हमें राजनीतिक उठापटक नजर आती है, रियासतों के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग नजर आती है, पर उन मांग के दौरान जो सम्मेलन होते हैं वो कहीं ना कहीं अजमेर में होते नजर आते हैं। 1931 के बाद में अजमेर की जो राजनीति है उसमें बदलाव आया।
1931 के बाद में हम देखते हैं कि झोला प्रसाद शर्मा जी के नेतृत्व में अजमेर के अंतर्गत निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं और फिर अजमेर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ जाता है और उसी संदर्भ फिर अजमेर आपके राजस्थान का अभिन्न अंग बनता हुआ नजर आता है। वो सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे और 1931 के बाद में कैसे झोला प्रसाद शर्मा जी ने और उनके द्वारा निर्मित संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी राष्ट्रीय स्तर का संगठन था, उसका ये संबंधित संगठन था HSRA अजमेर में स्थापित किया गया था झोला प्रसाद शर्मा और उनके सहयोगियों के द्वारा और उन्होंने फिर अजमेर के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधि आगे बढ़ाया और फिर 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें भी अजमेर की भूमिका रही और एकीकरण के संदर्भ में भी अजमेर की भूमिका रही। ये सारी बातें 1931 के बाद वाली हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखें, इस क्लास से जुड़ी बातों को देखें और भी ऐसी चीजें जो अजमेर से जुड़ी हुई है उनको एक साथ देखने का प्रयास करें ताकि आपके दिमाग में एक प्रकार से वो कॉन्सेप्ट बन जाए कि उस समय राजपूताना के संदर्भ में अजमेर कैसे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कड़ी, महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों केंद्र में बनता हुआ नजर आया है। अच्छी तरीके से पढ़े और चीजों को किताबों से पढ़े, किताबों में कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आए उसको अपने नोट्स में जोड़ते जाएं, लिखते जाएं। अगली क्लास में हम 1931 के बाद की गतिविधि को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।